हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। यू आर डूइंग फाइन। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यस, सही समझा आपने। हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताया है। इनफैक्ट आपने एनसीईआरटी बुक से रीड भी किया होगा। इंसान का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 12 से 16 मिनट, 12 से 16 टाइम्स प्रति मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार इनहेलेशन होगी एंड 1 मिनट में 12 से 16 बार। ऑब्वियसली अगर इनहेलेशन हो रही है तो एक्सेलेशन भी होगी। लेकिन कभी कभार जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम हम हाँफने लगते हैं। इट मीन्स हमारा ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है। ब्रीदिंग रेट ज्यादा होने का मतलब, अब हम 1 मिनट में 12 या 16 बार इनहेलेशन नहीं करते। अब हम 1 मिनट में 12 या 16 बार से ज्यादा इनहेलेशन करते, ज्यादा एक्सेलेशन करते, तो हम बोलेंगे ब्रीदिंग रेट हो गया इंक्रीज। और कभी कभार इन एक्सट्रीम केसेस, जब हम बहुत ही ज्यादा आराम कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, तो शायद उस टाइम ब्रीदिंग रेट हमारा इक्का दुक्का डिक्रीज भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ब्रीदिंग रेट नॉर्मल कब रखना है और ब्रीदिंग रेट कब बढ़ाना है। ये हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पता चलता है बाय मीन्स ऑफ टू कंट्रोल मैकेनिज्म्स। एक है न्यूरल कंट्रोल। तो हमारा ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है हमारा न्यूरल सिस्टम, तो हम बोलेंगे न्यूरल कंट्रोल। एंड दूसरा कंट्रोल सिस्टम है केमिकल कंट्रोल। दोनों कंट्रोल्स को हम देखेंगे बारी बारी। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बोथ बाय मीन्स ऑफ व्हाट, बाय मीन्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज बाय मीन्स ऑफ केमिकल कंट्रोल। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर न्यूरल कंट्रोल। ठीक है जी। देखिए, ये स्लाइड, सिंपल सा स्लाइड मैंने आपके लिए लाया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई। क्या बातें लिखी गई हैं, आप देखिए। ह्यूमन बींग्स के पास एक एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम। सवाल ये है कि ये रेस्पिरेटरी रिदम क्या है। अभी मैंने आपको बताया हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। माने 1 मिनट में 12 बार इनहेलेशन करेंगे, 12 बार एक्सहेलेशन करेंगे। यही नॉर्मल ब्रीदिंग, या 12 बार इनहेलेशन करना या 12 बार एक्सहेलेशन करना, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम। तो हमारे पास इस रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी है, और साथ ही साथ इस रेस्पिरेटरी रिदम को जरूरत के हिसाब से मॉडरेट करने की भी कैपेबिलिटी है। मॉडरेट मतलब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। बॉडी में डिमांड कैसा है, उस हिसाब से, बॉडी टिश्यूज में जिस तरह का डिमांड है, उस हिसाब से हम इस रेस्पिरेटरी रिदम को चेंज कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। और ये मॉडरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम डन, इट इज डन बाय मीन्स ऑफ अ वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। सही है जी। देखिए, किस तरह से हम रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करते हैं और मॉडरेट करते हैं, आपको ये अगले स्लाइड में बताएं। हमारे पास एक सुंदर सा डायग्राम है, बिल्कुल बेहतरीन स्लाइड आपके लिए लाए हैं हम। इस स्लाइड में आप देखिए, जस्ट अ मोमेंट, यस, ये है ब्रेन। ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वैसे तो सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे हमको दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। एक है बेटा मेडुला, एंड दूसरा है पॉन्स। दोनों, मेडुला एंड पॉन्स, आर द पार्ट्स ऑफ विच ब्रेन, हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आएंगे, डायनसेफलॉन आएगा, हाइपोथैलेमस वगैरह आएगा। ठीक, मिड ब्रेन में आएंगे ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक कैज्म वगैरह, सेरेब्रल पेडंकल्स वगैरह। एंड हाइंड ब्रेन में आएगा पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ये जो मेडुला है,
मेडुला, मेडुला में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है बेटा। उस रेस्पिरेटरी सेंटर का नाम है रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। द मेडुला ऑफ द ब्रेन कंटेन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आपको डायग्राम में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में दो तरह के ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। इट कंटेन्स dorsal respiratory group of neurons and ventral respiratory group of neurons। आपको डीआरजी एंड वीआरजी इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये रहा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ये रहा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये दोनों डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, both these two constitute our respiratory rhythm center। करेक्ट। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इससे निकलता है स्टिमुलेटरी सिग्नल। याद रखिए क्या सिग्नल निकल रहा है? स्टिमुलेटरी सिग्नल। स्टिमुलेटरी सिग्नल, स्टिमुलेटरी एक्शन पोटेंशियल। इस डायग्राम में स्टिमुलेटरी सिग्नल को दिखाया गया है प्लस साइन से एंड इनहिबिटरी सिग्नल को दिखाया गया है माइनस साइन से। यहां पर आप देखिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से निकला प्लस, प्लस माने स्टिमुलेटरी सिग्नल। ये स्टिमुलेटरी सिग्नल दो तरह के मसल्स के पास जाएगा। एक, ये स्टिमुलेट करेगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को एंड ये स्टिमुलेट करेगा डायफ्राम के मसल्स को। तो ये स्टिमुलेटरी सिग्नल एक्ट करेगा ऑन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि रिब्स के साथ अटैच होते हैं। ये ऑल्सो स्टिमुलेट करेगा किसको? डायफ्राम मसल्स को। आपको याद है डायफ्राम कहां पर होता है? पढ़ाया है मैंने इसी सीरीज में। नहीं आपको याद है तो आप मेरे उस सीरीज के वीडियो ट्यूटोरियल में जाइए, देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। अब डायफ्राम मसल डोम शेप्ड है। जब इसको स्टिमुलेटरी सिग्नल मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से थोड़ा बहुत फ्लैट होगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के साथ अटैच हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इनसे स्टर्नम सामने की तरफ पुश होगा एंड रिब्स एंड स्टर्नम आर लिफ्टेड अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। इससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, देयरफॉर लंग्स को एक्सपैंड होने का मौका मिल गया। लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा एंड देयरफॉर इनहेलेशन ऑकर्स। तो मैं आराम से बोल सकता हूं जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं इन द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये करवाता है क्या? इनहेलेशन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ये एक्चुअली करवाता क्या? इनहेलेशन। कैसे? ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम मसल्स को। इनके कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, विद द रिजल्ट इनहेलेशन हो जाएगी। नाउ ये इनहेलेशन कब तक होता रहेगा? इनहेलेशन तब तक होता रहेगा जब तक ये स्टिमुलेटरी सिग्नल आता रहेगा। लेकिन इस सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक और सेंटर है विच इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आपको इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा होगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से इनहिबिटरी सिग्नल मिल रहा है, माइनस वाला सिग्नल। तो ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। मतलब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को बोलेगा भाई तू चुप कर जा, तू अपना सिग्नल भेजना बंद कर। मैं बोलूंगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पीसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये सेंड कर रहा है इनहिबिटरी सिग्नल। किसको सेंड कर रहा है इनहिबिटरी सिग्नल? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। देयरफॉर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप चुप हो जाएगा, अब ये स्टिमुलेटरी सिग्नल रिलीज नहीं करेगा। मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल तक स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं पहुंचा, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा। डायफ्राम मसल तक स्टिमुलेटरी सिग्नल पहुंचना बंद हो जाएगा, यानी कि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो जाएगा। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये मसल्स का ऑब्वियसली क्या होगा? रिलैक्सेशन। जब ये मसल्स रिलैक्स होंगे
पल्मोनरी कैविटी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा एंड हो जाएगा एक्सहेलेशन। अब याद रखिए, इनहेलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जरूरी है, एक्सहेलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है। एक्सहेलेशन खुद ब खुद होगा तब जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। तो इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रुकाने में, रोकने में मदद करता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स में होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिटरी सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ये इनहिबिट करेगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, ताकि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से ये स्टिमुलेटरी सिग्नल निकलना बंद हो जाए। सो ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, विद द रिजल्ट जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो रिलैक्स होंगे एंड एक्सेलेशन विल ऑकर। इस तरह से नॉर्मल रिदम हमारे ब्रीदिंग का मेंटेन रहता है। अब सवाल है कि ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है, ये क्या काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमारे एनसीईआरटी ग्रुप में, बुक में कुछ इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में कुछ अच्छी बात लिखी है, तो उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम एनसीईआरटी की उस लाइन के बाद पास जाएंगे, उस लाइन को एक बार रीड करेंगे। उस लाइन को रीड करने के बाद मैं आपको उस लाइन की मीनिंग समझा देता। लेट्स गो टू दी एनसीईआरटी लाइन। ये रहा स्लाइड, इस पे एनसीईआरटी की वो लाइन लिखी। ठीक है, क्या लिखा है थोड़ा सा आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा। क्या लिखा है जी, देखिए। A specialized center present in the medulla region, इसका नाम है respiratory rhythm center. It is primarily responsible for this regulation. Neural regulation या respiratory rhythm को maintain करने के लिए mainly responsible है rhythm center. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कैसे कर चुका है, करता है ये। Another center पॉन्स रीजन में, जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है जी, ये लिखती है कि ये मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सर मॉडरेट करने का मतलब क्या है, यही तो मॉडरेट करने का मतलब है। ये रिदम सेंटर को भेजता है इनहिबिटरी सिग्नल, ताकि वो स्टिमुलेटरी सिग्नल भेजना मॉडरेट करे, कम करे। जब रिदम सेंटर से स्टिमुलेटरी सिग्नल निकलना कम होगा, डिक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन की होगी मॉडरेशन, ब्रीदिंग की होगी मॉडरेशन। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर की फंक्शन को मॉडरेट करता है। इससे क्या होगा, कैसे करता है, देखिए। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, कहां से न्यूरल सिग्नल आ रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल आ रहा है। तो ये न्यूरल सिग्नल हमेशा कौन सा सिग्नल होगा, इनहिबिटरी सिग्नल। कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये इनहिबिटरी सिग्नल किसके पास जाएगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जाएगा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास जाएगा, जिससे यहां से स्टिमुलेटरी सिग्नल निकलना डिक्रीज हो जाएगा। सो इनहेलेशन कम हो जाएगा, इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, इनहेलेशन की ड्यूरेशन या इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी डिक्रीज। नॉर्मली इनहेलेशन की ड्यूरेशन कितनी थी, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन में अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। अब जब रिदम सेंटर को मॉडरेट किया न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने, तो इस इनहेलेशन की ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है ये 2 सेकंड से कम हो जाए। जब ये डिक्रीज हो जाएगा, इट विल कम टू लेट्स से 1 सेकेंड। पहले इनहेलेशन 2 सेकंड तक होती थी, अब ये 1 ही सेकंड के लिए हो रही है। ठीक है, अब अगर इनहेलेशन 1 सेकंड के लिए हो रही है, इसका मतलब तुरंत 1 सेकंड के बाद एक्सेलेशन भी हो रहा है। आप बताइए, इससे हमारा रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर होगा कि नहीं। अगर 1 मिनट में 16 बार इनहेलेशन हो रही थी और हर इनहेलेशन 2 सेकंड्स की थी, ठीक, अब उसी 1 मिनट में इनहेलेशन हो रही है, लेकिन हर इनहेलेशन अब 1 ही सेकंड का है। पहले एवरी इनहेलेशन वाज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड्स, तो 16 इनहेलेशन हो रही थी। अब एवरी इनहेलेशन इज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ओनली 1 सेकंड, तो 16 से ज्यादा ही इनहेलेशन होगा, मतलब रेस्पिरेटरी रेट होगा इंक्रीज। तो याद रखना है आपको, जब भी इनहेलेशन का ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट हो जाएगी इंक्रीज। मतलब हम जल्दी जल्दी इनहेलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी एक्सेलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी इनहेलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी एक्सेलेशन करेंगे, तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द डिक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। यही तो यहाँ लिखा है।
अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल आया, ये रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिड्यूस होने से रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर होगी, माने जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट था वो चेंज होगा, अब वो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। ये यूजुअली कब होता है? जब हमारी बॉडी को डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड कब ज्यादा होती है? जब हमारी बॉडी होती है इन स्टेट ऑफ एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जा रही है, यानी इनहेलेशन ज्यादा ज्यादा हो रहा है, ड्यूरेशन इनहेलेशन की कम हो रही है, इसका मतलब हमारे लंग्स प्रॉपरली फिल नहीं हो रहे हैं ऑक्सीजन से, हवा से प्रॉपरली फिल नहीं हो रहा, प्रॉपरली एक्सेलेशन नहीं हो रहा। दैट्स वाई प्रॉपरली अगर लंग्स फिल नहीं हो रहे, दैट्स वाई हमारे बॉडी टिश्यूज तक एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। यही तो रीजन है हमको फटाफट फटाफट इनहेलेशन करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी टिश्यूज को एनफ ऑक्सीजन चाहिए। इसको आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले कंट्रोल की तरफ। अगला कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ केमिकल्स की वजह से होगा। उन केमिकल्स का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा H+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, देखते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, देख, एक और सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, नाम है कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया कहां पर है? एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। तो अगर रिदम सेंटर है कहां पर? मेडुला रीजन में, रिदम सेंटर के एडजेसेंट। इसका मतलब कीमो सेंसिटिव एरिया एंड रिदम सेंटर दोनों प्रेजेंट हैं किसमें? बोथ आर प्रेजेंट इन वेयर? मेडुला रीजन। एडजेसेंट लिखा है तो कीमो सेंसिटिव सेंटर भी मेडुला रीजन में ही होगा। एडजेसेंट मतलब बगल में। और ये कीमो सेंसिटिव सेंटर जो है ना, इट इज सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल में चेंज आने से कीमो सेंसिटिव सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस यानी कि पीएच में चेंज आएगा तो ये सेंटर अगेन स्टिमुलेट हो जाएगा। अब देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, H+ आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो गया। H+ ज्यादा होना मतलब पीएच डिक्रीज होना, दैट इज पीएच डिक्रीज हो रहा। ठीक है, ये चेंजेस क्या करती है? ये चेंजेस होने से कीमो सेंसिटिव एरिया हो जाएगा स्टिमुलेट। तो कीमो सेंसिटिव एरिया सिग्नल देता है किसको? ये सिग्नल देता है किसको? इट सिग्नल्स द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। क्या एडजस्टमेंट? ध्यान से देखिएगा, क्या सिग्नल देगा ये रेस्पिरेटरी सेंटर को? ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल देगा, जिस सिग्नल की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहेलेशन का नहीं, एक्सेलेशन का सिग्नल देगा। अब एक्सेलेशन का सिग्नल तो कोई है नहीं, आप यहां से देखिए अगेन इस ड्राइंग में, एक्सेलेशन का कोई ऑलटुगेदर सिग्नल नहीं होता। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बेसिकली क्या बोलेगा ये सेंटर? कि भाई साहब, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए एक्सेलेशन चाहिए, तो मेहरबानी करके इंस्पिरेटरी सिग्नल निकालना बंद करो। मतलब उसको ये इनहिबिट करने के लिए बोल रहा है। इधर आइए इस ड्राइंग में अगेन, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को अगेन कीमो सेंसिटिव सेंटर, जो कि मिडुला रीजन में ही लोकेटेड है। कीमो सेंसिटिव सेंटर इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ रिदम सेंटर को इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा। इसको भेजेगा कौन? कीमो सेंसिटिव सेंटर इसको भेजेगा इनहिबिटरी सिग्नल। जब ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा तो यहां से फिर स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं निकलेगा, देयरफॉर इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी इनहेलेशन नहीं होगा। इनहेलेशन नहीं हो रहा है तो एक्सेलेशन होगा ऑब्वियसली। उसी एक्सेलेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकलेगा। यही होता है नेसेसरी एडजस्टमेंट करना, राइट? अच्छा, इसके अलावा कीमो सेंसिटिव सेंटर के अलावा
हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, यहीं पे बोलूंगा मैं, रिसेप्टर्स। देखिए, क्या रिसेप्टर्स, दो तरह के इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है हमारे पास। ये कीमो रिसेप्टर्स ही है। इसमें से एक रिसेप्टर का नाम है कैरोटिड बॉडीज। ये कैरोटिड आर्टरीज के अंदर होता है। कैरोटिड बॉडीज आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ कैरोटिड आर्टरीज। सर कैरोटिड आर्टरीज क्या है? कैरोटिड आर्टरीज आर द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। एंड दूसरा है एओर्टिक बॉडीज। एओर्टिक बॉडीज आर द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन एओर्टिक आर्क। एओर्टा के अंदर के रिसेप्टर्स। एओर्टा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से उठती है, तो एओर्टा के वॉल में रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एओर्टिक बॉडीज। कैरोटिड आर्टरी के वॉल में रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज। ये दोनों के दोनों रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू, दीज आर सेंसिटिव टू अगेन वही कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ ज्यादा होगा तो ये दोनों रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। देन ये नेसेसरी सिग्नल देंगे अगेन किसको? रिदम सेंटर को। नेसेसरी सिग्नल रिदम सेंटर को देंगे फॉर द एलिमिनेशन और एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगेन ये रिदम सेंटर को कौन सा सिग्नल दे रहे होंगे? इनहिबिटरी सिग्नल या स्टिमुलेटरी सिग्नल? इनहिबिटरी सिग्नल। जब रिदम सेंटर को इनहिबिटरी सिग्नल मिलेगा तो रिदम सेंटर स्टिमुलेटरी सिग्नल छोड़ना बंद कर देगा। रिदम सेंटर से स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं निकला, व्हाट विल हैपन देन? रिदम सेंटर से स्टिमुलेटरी सिग्नल अगर नहीं निकला तो इनहेलेशन नहीं होगी। इनहेलेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली एक्सेलेशन होगी। यही लिखा है, देखिए यही लिखा है इसको। हाँ, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क, कैरोटिड आर्क, ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर। ये मैंने आपको बता दिया फॉर रेमेडियल एक्शन। तो ये भी रिदम सेंटर को, ये रिसेप्टर्स भी रिदम सेंटर को कौन ही सा सिग्नल भेजेंगे? ये भी रिसेप्टर्स इनहिबिटरी सिग्नल भेजेंगे किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं निकलेगा, ये निकलना बंद हो जाएगा। स्टिमुलेटरी सिग्नल इज स्टॉप्ड। जब ये स्टिमुलेटरी सिग्नल स्टॉप होगा तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो इससे होगा स्टॉपेज ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन होना बंद होगा। अगर इनहेलेशन नहीं हो रहा है तो एक्सहेलेशन हो जाएगा। एक्सहेलेशन से ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आपने इस पूरे कंट्रोल प्रोसेस में एक चीज तो नोटिस किया ही होगा, क्या? ऑक्सीजन की वजह से ना तो कीमोसेंसिटिव सेंटर स्टिमुलेट होता है, ना ही ये रिसेप्टर्स ऑक्सीजन की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का कोई सिग्निफिकेंट रोल रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने में नहीं, डायरेक्ट रोल नहीं है। रोल अगर है किसी का तो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इट वॉज ऑल अबाउट दिस। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ रिदम सेंटर के साथ साथ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी है। उसका क्या काम है? थोड़ा बहुत, हालांकि वो हमारे सिलेबस से बाहर है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी सुन लो। चलिए, ये रहा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो भी मिडुला में है। इससे निकलेगा स्टिमुलेटरी सिग्नल। स्टिमुलेटरी सिग्नल किस मसल्स को? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स में आते हैं एब्स के मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो मतलब यहां से आया हुआ सिग्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल से होगी फोर्सिबल एक्सहेलेशन। मैंने पढ़ाया हुआ है फोर्सिबल एक्सहेलेशन। तो फोर्सिबल एक्सहेलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एंड अगर रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ब्रीदिंग या इनहेलेशन एक्सहेलेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, उसके लिए चाहिए एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है यही सिग्नल जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से आएगा। इट वॉज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग
आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स हम आपके साथ शेयर करते रहें तो काइंडली प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।